Good morning to all my dear students. Today we are going to discuss question number 11 to 21 in chemistry. Today's first question is आदर्श विलयन के लिए आवश्यक शर्त निम्न में से कौन सी है। चार आपको कंडीशन दी गई है, इसमें से बताना है कि जो आइडियल कंडीशन है वो कौन सी है। फर्स्ट कंडीशन है कि डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, राउट नियम का पालन करता है, अथवा ये सारे ऑप्शन। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आदर्श विलयन वो है जिसके अंदर मिलाने पर किसी प्रकार का डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है। इसका मतलब है कि ना तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, ना ही ऊष्माशोषी होती है, किसी प्रकार का ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता। सेकंड ऑप्शन जो इसके अंदर था कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0, इसका मतलब आयतन परिवर्तन शून्य होता है, आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राउले के नियम, कहीं कहीं इसको राउट्स लॉ भी लिखते हैं, इंग्लिश में राउट्स लाई होता है वैसे, ROULTS। ठीक है, तो इसको राउट्स लाई बोलते हैं। हिंदी में कहीं कहीं राउले का नियम लिखा हुआ है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्वथनांक में कमी होती है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्वथनांक समान रहता है, और लास्ट ऑप्शन है पहले क्वथनांक में कमी और फिर क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है। तो इसमें यही ऑप्शन है कि क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है। और ऑप्शन बी में आपका पूरा डिटेल में जाना चाहे तो नीचे इसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि जो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन है उसका जो वाष्प दाब क्या होता है, हमेशा ही कम होता है शुद्ध विलायक से। इसका मतलब ये हुआ कि विलयन का जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब पर के बराबर लाने के लिए आपको और अधिक ताप की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो जिससे स्पष्ट है कि जो विलयन का क्वथनांक है वो शुद्ध विलायक से क्या होता है, अधिक होता है। आपको ज्यादा ताप के ऊपर गर्म करना पड़ेगा, तभी वो उसका जो क्वथनांक है आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम एक गैस की द्रव में विलयता के संबंध बताता है। क्या पूछ रहा है ये, गैस की द्रव में विलयता में संबंध कौन सा नियम है वो बताता है, ये बता रहा है। तो नीचे पूछा गया है, तो वैसे आपको पता ही होगा ये कौन सा नियम है, ये हेनरी का नियम है। हेनरी का नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप के ऊपर किसी जो विलायक के इकाई आयतन में विलय जो गैस की मात्रा है, विलय गैस की मात्रा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, वो गैस के ऊपर लगाए गए दाब के, जो उसके पृष्ठ के ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल लिखना चाहे तो याद रखना, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन आएगा। m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है P के। जो m है वो प्रति इकाई आयतन में जो गैस की विलय मात्रा है, और P जो है उसका दाब है उसके पृष्ठ के ऊपर। ओके, तो ये है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम है ऑप्शन सी आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अणु संख्या गुण नहीं है। हिमांक अवनमन बी ऑप्शन दिया है, केवल हिमांक सी दिया है, क्वथनांक उन्नयन, और डी दिया है वाष्प दाब अवनमन। तो ये तो आपको सीधा ही पता लग रहा है, जो हिमांक है वो किसी प्रकार का अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। बाकी ये जो सारे हैं, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और वाष्प दाब, ये सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म है। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, अणुसंख्यक गुणधर्म होता है कि वो गुणधर्म जो किसके ऊपर निर्भर करे, केवल अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करे, न कि उनकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करे। तो इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, हिमांक है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्रव राउट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसके अंदर ऑप्शन दिए हैं जल प्लस HCl, ये ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये भी ऋणात्मक दर्शाता है। जल प्लस HNO3, ये भी ऋणात्मक दर्शाता है। केवल बेंजीन प्लस मेथनॉल, जो सी ऑप्शन है वो सही है, वो कौन सा धनात्मक विचलन है वो दर्शाता है। तो धनात्मक विचलन क्यों होगा, इसका कारण आप चाहे तो याद कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑप्शन रटना नहीं है, याद करना उसको। तो ऑप्शन इसका यह है कि जब बेंजीन मेथनॉल के साथ मिलाया जाता है, तो आपको पता है कि मेथनॉल के अंदर, क्योंकि मेथनॉल का सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, दो मेथनॉल अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है।
किस प्रकार हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा, एक सेकंड। इस प्रकार जो मैंने आपको इसमें दिखाया है, दो अणु। कौन कौन से दो अणु? ये दो अणु है आपके पास, एक तो मेथनॉल का ये अणु, ओके, और एक मेथनॉल का ये अणु। इनके मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये पहले वीडियो के अंदर भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा विद्युत ऋणी तत्व ऑक्सीजन। इनके मध्य जो डैश डैश करके जो मैंने ऑप्शन जो दिखाया है वो हाइड्रोजन बंध है। तो आपको पता है कि बेंजीन का जो साइज होता है, बेंजीन का साइज काफी बड़ा होता है। बेंजीन का अणु आकार काफी बड़ा होता है, C6H6, जो क्या करता है, जो बेंजीन जब इसके अंदर विलय करेंगे तो हाइड्रोजन बंध है उनके बनाने की प्रवृत्ति को कम कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन बंधों को कमजोर कर देगा, वो बन नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो जो ये है होगा वो कौन सा विचलन दर्शाएगा, धनात्मक विचलन है वो दर्शाएगा। इसमें डेल्टा H मिक्सिंग और डेल्टा V मिक्सिंग ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो द्रवों का विलयन जो संगठन में परिवर्तन के बिना एक निश्चित ताप पर आश्रित होता है क्या कहलाता है? जो एक ही निश्चित ताप के ऊपर दो विलय आपने मिला लिए तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके ऊपर वो क्या बन जाते हैं, उनको जो आसवन विधि से आप अलग अलग नहीं कर सकते, स्थिर क्वांतीय मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 25 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन का भार आयतन प्रतिशत क्या होगा? ये चार ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो भार आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला देखो क्या है। भार आयतन जो प्रतिशत होता है, सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है, विलय का द्रव्यमान कितना है, विलयन का आयतन मिलीलीटर में कितना है, गुणा 100 वो भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत मतलब ऊपर W नीचे आयतन, W फॉर वेट, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है। W बटा V परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। तो इस ऑप्शन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर दिया है 25 ग्राम शर्करा है, 250 ml विलयन है, तो मैंने लिख लिया यहां पर 25 बटा 250, ठीक है। ये 25 ग्राम दिया था, विलयन का आयतन दिया था 250 ग्राम, गुणा 100 दिया था। तो 1 0 से 1 0 कट गई, 25 से 25 कैंसिल हो गया, 10% आया। 10% आपका जो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए आपका है वो सही हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। किसी संवत परिवर्तित अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक E0 ऑफ सेल तथा डेल्टा G क्रमश क्या होंगे ये हमें बताना है। इसमें साम्य स्थिरांक E0 ऑफ सेल और डेल्टा G, ये नीचे यहाँ पे <1, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर से बताना है कि साम्य स्थिरांक क्या होगा, E0 ऑफ सेल क्या होगा और डेल्टा G क्या होगा, वो हमें बताना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी को करना है ये। तो इसके लिए क्या करना है, देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, साम्य स्थिरांक E0 ऑफ सेल तथा जो डेल्टा G है जिसको गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं, उनके मध्य क्या संबंध होता है। उनके जो मध्य संबंध होता है वो ये होता है, डेल्टा G इज इक्वल टू होता है -RT log ऑफ E बेस K इज इक्वल टू -NF E0 ऑफ सेल, ठीक है। तो पहले इसने बोल दिया कि ये संवत प्रक्रम है, संवत प्रक्रम मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके लिए डेल्टा G का मान क्या होना चाहिए, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा G का तो कंफर्म हो गया, पीछे आपके दो चीजें बच गई। उन दोनों चीजों के लिए आपने पहले इस फॉर्मूले को ले लिया, इन दोनों को ले लो आप, ठीक है। संवत प्रक्रम के लिए क्या होना चाहिए, -RT log ऑफ बेस EK क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए, <0 होना चाहिए। तो मैंने यही ले लिया, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें उधर जाएगी, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि मैंने दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, तो क्योंकि ये माइनस तो प्लस हो गया और ये 0 है तो वो खत्म हो गया, मतलब कि जो K है वो बड़ा हो गया, आप ऐसा भी कह सकते हैं, नहीं तो फिर सारा इधर जाएगा ये। ओके, तो अब आपके पास ये बन गया। अब मैंने दोनों ओर इस स्टेप को हल करने के लिए क्या लिया है, एंटी लॉग लिया है। तो आपको पता है log 0 1 होता है, मतलब 0 का एंटी लॉग क्या हो गया,
1 हो गया, उल्टा हो गया ये। 1 का log क्या होता है? 1 का log होता है 0, क्योंकि यहां पर मैं एंटी लॉग ले रहा हूं, मतलब उल्टा ले रहा हूं, तो 0 का 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? k आपके पास होना चाहिए 1 से बड़ा। ये दोनों वैल्यू आपकी निकल गई। डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव और k होना चाहिए 1 से बड़ा। लास्ट आपको निकालना है। लास्ट हमने अब क्या लेंगे? अभी ये 2 समीकरण ले लेंगे पीछे वाले, ये भी माइनस NF ई नोट ऑफ सेल, ये भी क्या होना चाहिए? ये भी लेस देन 0 होना चाहिए सवत प्रक्रम के लिए, क्योंकि डेल्टा जी के बराबर है, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, तो बाकी सारी चीजें उधर आएगी। तो मतलब कि ई नोट ऑफ सेल आपके पास क्या बन गया? ये सारी चीजें इधर चलेगी, खत्म हो गई है, ठीक है। तो डेल्टा ई नोट ऑफ सेल क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ओके, तो अब ऑप्शन में से अप्रोच करना है। क्या बोला था इसने? साम्य स्थिरांक क्या होना चाहिए? साम्य स्थिरांक 1 से हमारे पास बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा एक ही ऑप्शन में दिया है, 1 से बड़ा होना चाहिए। ई नोट ऑफ सेल क्या होना चाहिए? ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपको एक सेल के कुछ दिए हैं, गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ दिए गए हैं, जिंक और कॉपर के। आपको इसमें बताना है गैल्वेनिक सेल का जो ईएमएफ है वो क्या होगा। ठीक है, ये जिंक का दिया है, कॉपर का दिया है, बताना है। तो ईएमएफ निकालना है, छोटा सा फॉर्मूला है, ई नोट ऑफ सेल किसके बराबर होता है? कैथोड माइनस एनोड होता है। तो अब देखिए, इसमें से जिंक वाले का है माइनस 0.76 वोल्ट और कॉपर वाले का है प्लस 0.34 वोल्ट। ओके, तो अब इसमें से बताओ कौन सा कैथोड बनेगा, कौन सा एनोड बनेगा। जिसका पॉजिटिव होता है या जिसका जितना ज्यादा होता है, आप ऐसे मानो, पॉजिटिव मत याद रखो, जिसका जितना ज्यादा होता है वो क्या होता है? कैथोड, और दूसरा होता है एनोड। मतलब ये जो बनेगा वो बनेगा कैथोड, ठीक है, और जो ये बनेगा वो बनेगा एनोड। तो आगे इसके अंदर यही करना है, कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि ज्यादा है, प्लस में है 0.34, माइनस किया, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास ई नोट ऑफ सेल कितना आया? प्लस में आया 1.10 वोल्ट। 1.10 वोल्ट आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, शून्य होता है। मानक को शून्य है, वो स्वेच्छा से माना गया है। तो इस प्रकार आपके केमिस्ट्री के फर्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आया होगा। तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो फाइल दी गई है पीडीएफ, वो आप डाउनलोड कीजिए, उसको लिख कर देखिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।